बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पैक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 4 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। और आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बेटा आज का जो वीडियो लेक्चर है ये एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बेटा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, प्लस मार्क कर लें वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। पेपर में बेटा अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शो डैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है जी, तो या एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल फील्ड एज अ कंजर्वेटिव फील्ड, ये भी पेपर में आ सकता है। या शो डैट ग्रेविटेशनल फील्ड हैव द फील्ड इन विच वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज पाथ इज ज़ीरो। किसी भी तरह से ये पेपर में सवाल आ सकता है। तो आज का लेक्चर तवज्जो से सुनना है, समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपका टॉपिक है 4.3 कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? द फोर्सेस इन विच वर्क डन ऑन अ क्लोज पाथ इज़ ज़ीरो। बेटा अगर हमारे पास कोई ऐसी फोर्स जिसमें हम वर्क करें क्लोज पाथ में और वो ज़ीरो आए तो उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। द फोर्स इन विच वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। जैसा कि मिसाल के तौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में हमने वर्क करना है, हम इस ए पॉइंट से डी पॉइंट पर जाते हैं, डी से फिर हम इस बी पॉइंट पर जाते हैं और बी से हम दोबारा इस ए पॉइंट पर आ जाते हैं। तो अब ये क्लोज पाथ बन गई ना कि हम ए से डी गए, डी से बी गए और बी से फिर वापस ए आए। तो इस केस में जो हमारा वर्क डन है क्लोज पाथ में वो ज़ीरो होगा। या दूसरे लफ्ज़ों में, अब मैंने वर्क करना है ए से, एक पार्टिकल है जिसको मैंने ए से कहाँ लेकर जाना है, बी पॉइंट तक। अब एक रास्ता है कि मैं उसको ए से डी लेकर जाऊँ, डी से बी ले जाऊँ, ठीक है। दूसरा रास्ता है कि मैं उसको ए से सी लेकर जाऊँ, सी से बी ले जाऊँ। तीसरा रास्ता है कि मैं उसे ए से डायरेक्ट कहाँ ले जाऊँ, पाथ 3 से बी। अब अगर मैं यहाँ से वर्क करूँ, यानी कि ए से डी और डी से बी, ठीक, जो कि पाथ 1 है, या मैं यहाँ से वर्क करूँ ए से सी, सी से बी, या जो मेरे पास पाथ 3 है ए से बी, जो वर्क आया तीनों केसेस में वो बराबर आए, यानी कि वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह की जो बेटा हमारे पास फोर्स होती है उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, मार्क कर लेंगे आप। द फोर्स इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, द फोर्स इन विच वर्क इन अ क्लोज पाथ इज ज़ीरो। ठीक है, अब पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आता है। डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड, द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। बेटा जिस तरह से किसी मैग्नेट की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होती है, किसी स्टैटिक चार्ज, एक रुका हुआ जो चार्ज है उसकी सराउंडिंग में कूलम फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बेटा इसी तरह हमारी अर्थ की जो स्पेस है और सराउंडिंग है, अगर आप ज़मीन पे खड़े होकर छलांग भी लगाते हैं तो आप वापस ज़मीन की तरफ आते हैं। तो क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अर्थ की जो स्पेस और सराउंडिंग है इसमें बेटा एक फ़ोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से जो फील्ड बनती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है। अब बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब कि जो वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा पाथ फॉलोड के, और क्लोज पाथ में वर्क ज़ीरो होगा। वही बेटा हमने इस लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूव करना है। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, कहता है जब किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करवाते हैं, द वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर वर्क करती है। इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, द वर्क इज़ पॉजिटिव। कहता है बेटा अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर हो फोर्स की डायरेक्शन में। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है, mg, और वेट डाउनवर्ड है। और फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट या हाइट भी कहाँ कवर कर रहा है, डाउनवर्ड। तो इस केस में ये mg और h पैरेलल हैं, तो थीटा 0 डिग्री है। तो यहाँ पर जो वर्क होगा बेटा हमारे पास वर्क होता है fd। तो f तो यहाँ mg के बराबर है और d h के बराबर है। तो मैक्सिमम होगा cos 0 पे 1, तो वो होगा mgh, और ये पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ठीक है, तो वर्क इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मैंने इससे पिछली वीडियो लेक्चर में बात एक्सप्लेन की थी। तो इसका मतलब कि जब आपके पास जो है बॉडी जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में या वेट की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो वर्क मैक्सिमम है। इस लाइन का मतलब ये है कि वर्क पॉजिटिव है। ठीक है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज़ अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि यहाँ देखें वेट डाउनवर्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ कवर हो रहा है, अपवर्ड।
ठीक है, ये रेड एरो डाउनवर्ड है, ब्लू एरो आप देख रहे हैं अपवर्ड है, तो इस केस में एंगल कितना होगा थीटा 180 डिग्री। और बेटा कॉस 180 पे क्या होता है -1, तो ये वर्क पॉजिटिव होने के बजाय अब क्या हो जाएगा -mgh, एफ की जगह w जो कि mg के बराबर हो गया और s की जगह h आ गया। ठीक है, तो इन लाइंस के मीनिंग्स हैं, ये नोट कर लेंगे आप अपनी बुक पर। फिर है बेटा कि द वर्क इज सेट टू बी नेगेटिव, ये मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव होगा वर्क। ठीक है, जब ये एंटी पैरेलल है तो पॉजिटिव होगा। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहता है कि जी हमारे पास एक बड़ी ही स्पेशल इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल फोर्स की। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द पाथ। तो कहता है कि जो हम वर्क डन कर रहे हैं उससे कोई सरोकार नहीं है कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें, हर जगह पर वर्क एक जैसा होगा। हम बेशक ए से डी जाएँ, डी से बी जाएँ, ठीक है, पहला पाथ ए से बी पहुंचने के लिए, दूसरा ए से सी जाए या सी से बी जाए या डायरेक्ट ए से बी चले जाए, वर्क जो है वो इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड के। ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर इट। अब बेटा अगर ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड की आप डेफिनेशन मार्क कर लेंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंसीडर एन ऑब्जेक्ट से और ये डायग्राम बनाएंगे। तो देखें, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m being displaced with constant speed from point A to B along a various path in the presence of gravitational force as shown in figure 4.9। क्या कहता है कि बेटा हमारे पास एक मास है m, ठीक है जी, जिसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ए से बी पॉइंट पर डिफरेंट पाथ से। पहली पाथ है ए से डी, फिर डी से बी, दूसरी है ए से सी, सी से बी, और तीसरी है बेटा ए से बी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रेजेंस में इन दिस केस द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द वेट mg ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये बात तो मैंने यहीं आपको एक्सप्लेन कर दी कि मैंने आपको बताया ना कि फोर्स किसके बराबर थी, वेट यानी कि mg के। तो fg ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के बराबर है। ये पेपर में MCQs भी आ सकता है। अब जी हमने करना क्या है, हमने ना इन तीनों अलग अलग पाथ्स के बेटा वर्क कैलकुलेट करने। ठीक है, पहले हम पाथ 1 का करते हैं जो कि a से d है और d से b है। तो देखें, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स अलॉन्ग द पाथ 1, और पाथ 1 क्या थी जी ADB। ठीक है जी, ADB कैन बी स्प्लिट इन टू पार्ट्स, पाथ ADB। ठीक है जी, अब जो पाथ 1 है इसको हमने दो जो है जी यूँ समझे कि पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है। द वर्क डन अलॉन्ग AD, एक कौन सा होगा वर्क, A से D तक देखेंगे हम, जो कि 0 है। क्यों 0 है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। बिकॉज द वेट mg इज़ परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द वर्क डन अलॉन्ग। ठीक है, पहले तो इसी चीज़ को ज़रा मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखें, AD है ना बेटा, AD का क्या मतलब है, इधर देखें ये मैंने AD रीड्रा किया है। हम अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहे हैं, जबकि वेट कहाँ है, वेट तो डाउनवर्ड होता है। कितना एंगल बन रहा है वेट और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, 90 डिग्री। तो कॉस 90 पे क्या होता है, कॉस 90 डिग्री पे तो बेटा 0 होता है। तो जब हम A से D जाएंगे तो वर्क 0 होगा। ठीक हो गई बात। फिर हम कहाँ जाएंगे, D से B, यानी कि अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस अपवर्ड। तो बेटा जब हम D से B जा रहे हैं अपवर्ड तो वेट अगेन का है क्या है, डाउनवर्ड। कितना एंगल बन रहा है डिस्प्लेसमेंट और वेट के दरमियान, 180 डिग्री। और कॉस 180 पे क्या होता है, -1। तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसे नेगेटिव होगा भैया, देखें वर्क का फार्मूला W = FT cos थीटा। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि फोर्स तो आपकी वेट के बराबर है, तो F की जगह पुट कर दिया mg। डिस्प्लेसमेंट आपका रिप्लेस हो गया इस केस में। देखें B से D पाथ तक ये हाइट कितनी है, h। तो बेटा यहाँ हमने h पुट कर दिया D की जगह। cos थीटा कितना आ रहा है इस केस में, B से D 180 डिग्री। cos 180 पे होता है बेटा -1। तो यही बात हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की कि जब हमने वर्क डन किया लॉन्ग पाथ 1 ADB विच इज़ इक्वल टू वर्क डन A से D। पहले हम कहाँ गए, A से D, और फिर बेटा कहाँ गए, D से B। तो हमने दो हिस्सों में स्प्लिट कर लिया। ठीक है, A से D 0 था और D से B में -mgh था। बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ mg इज़ ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि D से B हमारे डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है, तो 180 का एंगल बन रहा है, जिस वजह से वर्क डन जो है वो नेगेटिव आ रहा है। हैंस द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम A टू B पाथ 1 कितना बनेगा जी, वर्क डन अलॉन्ग पाथ 1, पाथ 1 थी ADB, तो इसलिए मैंने साथ लिखा है वर्क के नीचे छोटा सा ADB इज इक्वल टू वर्क डन A टू D प्लस वर्क डन D टू B। ठीक है, तो वर्क डन ADB इज इक्वल टू, अब इस फार्मूले से F की जगह आ गया mg, D की जगह हमारे पास, अब इस केस में तो AD था तो A से D ही रहा। ठीक है, AD, और कॉस कितना था इस केस में,
ए डी वेट तो हमेशा डाउनवर्ड है 90 डिग्री, तो कॉस 90 पे 0 होता है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो गया। प्लस डी टू बी बेटा, तो फोर्स कितनी थी, वेट के बराबर एम जी, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया हमने, डी बी, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक डी बी, सही। और कॉस कितना था, यहाँ से देख लें 180 डिग्री, तो कॉस 180 पे -1 डी बी एच के बराबर है, तो ये बन गया माइनस एम जी एच, तो ये आ गया 0 माइनस एम जी एच। तो वर्क डन हमारा फॉर पाथ 1 ए डी बी आ गया माइनस एम जी एच। अब पहली पाथ का वर्क है माइनस एम जी एच, तो बेटा दूसरी पाथ का वर्क भी कितना होना चाहिए, माइनस एम जी एच, तीसरी पाथ का भी वर्क कितना होना चाहिए, माइनस एम जी एच। तो हम कहेंगे कि वर्क जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है। अब हम करते हैं सेकंड केस। इफ़ वी कंसीडर द पाथ टू कौन सी थी, ए सी बी, ये पहले कहाँ जाए, ए से बेटा सी जाए अपवर्ड, और फिर कहाँ जाए, सी से बी। अच्छा, जब हम ए से सी अपवर्ड जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट और वेट फिर क्या होंगे, एंटी पैरेलल, वर्क नेगेटिव होगा। और बेटा जब हम सी से बी जाएंगे तो वेट तो डाउनवर्ड है, ठीक है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया डाउनवर्ड, तो सी से बी जाते हुए तो परपेंडिकुलर होगा और कॉस 90 पे वर्क 0 होता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है। इफ़ वी कंसीडर द पाथ टू ए सी बी, द वर्क डन अलॉन्ग ए सी इज आल्सो नेगेटिव माइनस एम जी एच, सिंस द वर्क डन पाथ टू ए सी बी अलॉन्ग सी बी 0, अलॉन्ग सी बी क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा था 90 डिग्री का। कैसे, ये मैंने डायग्राम बना दी बेटा। जब हम ए से सी जा रहे हैं, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, वेट डाउनवर्ड है या फोर्स डाउनवर्ड है, तो 180 है तो कॉस 180 पे -1 होगा, तो ए सी वाला वर्क तो नेगेटिव आएगा। जबकि जब हम सी बी पर जाएंगे बेटा, सी से बी, तो वेट कहाँ होगा, डाउनवर्ड, कितना एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90, और कॉस 90 पे क्या होता है बेटा 0 होता है। तो आप इसको लिखेंगे पार्ट 2 के लिए डब्ल्यू ए सी बी, वर्क ए सी बी इज इक्वल टू वर्क ए टू सी प्लस वर्क सी टू बी, ठीक है बेटा। अब वही फार्मूला के W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है, तो F की जगह एम जी आ जाएगा। ए से सी जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ए सी होगा, और कितना एंगल बन रहा है पहले केस में, ए से सी में हमारे पास 180 डिग्री, तो कॉस 180 पे -1, और ए से सी भी किसके बराबर है, इधर देखें, ये बी से डी हाइट थी, तो बेटा ये ए से सी या सी से ए, ये भी कितनी होगी हाइट h, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, h से बेटा रिप्लेस कर देंगे ए सी को, ठीक हो गई बात। ये इधर वाला, ये वाला ए सी हम h से रिप्लेस, और cos 180 -1, तो ये सारा फैक्टर माइनस एम जी एच बन जाएगा। फिर बेटा सी से बी में फोर्स कितनी है, एम जी, वेट के बराबर, डिस्प्लेसमेंट सी बी, कितना एंगल बन रहा है सी से बी भाई 90 डिग्री, कॉस 90 पे क्या होता है 0, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो वर्क ए सी बी, और यानी कि फॉर पाथ 2 कितना आ जाएगा माइनस एम जी एच, ए डी बी भी कितना आया माइनस एम जी एच, ए सी बी भी कितना आया माइनस एम जी एच, तो अब ए से बी भी कितना आना चाहिए माइनस एम जी एच। तो अब हमने जी वर्क कैलकुलेट करना है पाथ 3 के लिए, जो कि कर्व्ड वन थी, ये वाली पाथ ए से बी। अब ये कर्व्ड है, तो कर्व्ड है ना, तो इसको बेटा हमने डिवाइड कर लेना है हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्टेप्स में, ठीक है। देखें, नाउ कंसीडर पाथ 3 कर्व्ड वन, इमेजिन द कर्व्ड पाथ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सीरीज ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्टेप। बेटा इसमें ना सीढ़ियाँ सी बना लें, ये देखें ना, ये आपको सीढ़ियाँ सी नज़र आ रही हैं स्टेप से। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब आपके पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स आ गए। अच्छा, अब मज़े की बात कि अगर आप इस एक्स एक्सिस को देखें, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ बेटा वेट कितना एंगल बनाएगा, वेट तो डाउनवर्ड ही होता है ना, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा 90, और कॉस 90 पे 0 होता है। इसका मतलब कि जो वर्क होगा हॉरिजेंटल के लिए वो 0 होगा। जबकि अगर हम वाई एक्सिस पे देखें, वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस अपवर्ड है, वेट कहाँ होगा बेटा डाउनवर्ड, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और वेट कितना एंगल बना रहे हैं 180 डिग्री, तो वाई एक्सिस के लिए वर्क नेगेटिव होगा, माइनस एम जी एच होगा, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बड़ी ज़रूरी है, वो क्या जी, हमने छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया। तो पहले स्टेप का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई 1 है, दूसरे का डेल्टा वाई 2 है, आखिरी का डेल्टा वाई एन है, ठीक है तो ये वही पाथ कर्व्ड वन ए से बी, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि देयर इज़ नो वर्क डन अलॉन्ग द हॉरिजेंटल स्टेप, ठीक है जी, कॉस 90 होने की वजह से, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ जो वेट है एम जी वो परपेंडिकुलर है, लिखा है बिकॉज एम जी इज़ परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट फॉर दीज स्टेप। तो डब्ल्यू एच जो है वर्क ड्यू टू हॉरिजेंटल इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है बेटा, पेपर में MCQ आ सकता है। वर्क इज़ डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली अलॉन्ग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्टिकल अलॉन्ग वाई एक्सिस ड्यूरिंग
द सेगमेंट ए बी एम जी इज़ नॉट नेगेटिव। कहता है कि अगर हम ए बी सेगमेंट की बात करें तो एम जी जो आपके पास है वेट वो तो नेगेटिव नहीं है, इट इज़ पॉजिटिव, बट हेयर ऑल डेल्टा वाई एलिमेंट्स आर नेगेटिव। लेकिन जो डेल्टा वाई है, जो डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस आ रही हैं बेटा, वो सारी की सारी नेगेटिव हैं। सो द प्रोडक्ट्स ऑफ एम जी एंड डेल्टा वाई फॉर ऑल द एलिमेंट्स विल अगेन बी नेगेटिव। अब इस चीज़ को मैं यहाँ एंगल से एक्सप्लेन करूँगा। देयर फॉर वी कैन राइट, भाई देखें हॉरिजेंटल तो आपके पास वर्क क्या हो गया, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ आपकी फोर्स और वेट जो है वो एंगल बना रही है 90 डिग्री, कॉस 90 पे ज़ीरो है। अब बात करते हैं इस पॉइंट की। अलॉन्ग वाई एक्सिस और वेट डाउनवर्ड है, कितना एंगल बन रहा है 180, और 180 पे बेटा कॉस क्या होता है -1। तो हम कैसे लिखेंगे? वर्क फॉर वर्टिकल स्टेप, ये v वर्टिकल है, विच इज़ इक्वल टू फोर्स mg। अब डिस्प्लेसमेंट पहले स्टेप के लिए डेल्टा वाई 1 और कॉस 180 प्लस फिर आपके पास आ गई फोर्स mg यानी कि वेट के बराबर, फिर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई 2 कॉस 180 प्लस सो ऑन टू, फिर आपके पास फोर्स वेट के बराबर है mg इंटू डेल्टा वाई एन, आखिरी स्टेप का डिस्प्लेसमेंट और कॉस 180। अब कॉस 180 सबसे कॉमन आ रहा है जिसकी वैल्यू -1 होती है, mg भी सबसे कॉमन आ रहा है, तो कॉस 180 -1 है और mg तो -mg मैंने सबसे कॉमन ले लिया। तो वर्क फॉर वर्टिकल मेरे पास बन गया -mg इंटू डेल्टा वाई 1 प्लस डेल्टा वाई सो ऑन टू डेल्टा वाई एन। अब भाई ये सारे डिस्प्लेसमेंट अगर मैं जमा करूं तो मेरे पास तो ये सारे के सारे ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट का सम है वो तो इस हाइट के बराबर बनता है। तो मैं इसको रिप्लेस कर लूँगा बेटा एच से, क्योंकि डेल्टा वाई 1 प्लस डेल्टा वाई 2 डेल्टा वाई 3 सो ऑन टू डेल्टा वाई एन एच के बराबर है। तो इस सारे की जगह मैंने लिख लिया एच। तो जो मेरे पास वर्क आ गया ड्यू टू वर्टिकल वो आ गया -mgh। तो टोटल नेट वर्क क्या बना? सो नेट वर्क इज़ इक्वल टू हॉरिजेंटल वर्क प्लस वर्टिकल वर्क। हॉरिजेंटल तो ज़ीरो था कॉस 90 होने की वजह से, तो वर्टिकल आया -mgh। तो फाइनल टोटल वर्क आ गया ए से बी पार्ट 3 के लिए -mgh। तो बेटा हमने देखा कि जब हमने वर्क किया पार्ट 1 ADB वो भी -mgh आया, जब हमने वर्क किया पार्ट 2 ACB वो भी -mgh आया, जब हमने पार्ट 3 यानी कि वर्क किया A से B तो वो भी -mgh आया। द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन अलॉन्ग AB path is still -mgh. So we conclude from the above discussion, हमने क्या above discussion से सीखा? Work done by gravitational force is independent of path followed. So gravitational field और force is a conservative field और conservative force। ठीक है, तो यही पेपर में स्टेटमेंट आ जाती है, तो यहाँ तक आप लाजमी लिखेंगे। अच्छा, फिर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या इवन वो ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है, और यहाँ उसने सवाल बनाया आपकी बुक में कि कैन यू प्रूव दैट द वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज पाथ सच एज ACBA और ADBA फिगर 4.9 बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ज़ीरो। कहता है कि आप ये साबित करके दिखा सकते हैं कि अगर आप A से C जाएँ, C से B और B से A जाएँ इस क्लोज पाथ में, या आप A से D जाएँ और D से B और B से A जाएँ इस क्लोज पाथ में, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो है, या आप कह सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो है। तो बेटा इसके आंसर के लिए सबसे पहले आप ये पाथ देख लें ADBA, देखें इस डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखें A से D बेटा, D से B और B से A। ठीक है, कि दोबारा देखें A से D, D से B और B से फिर वापस कहाँ आ गए A। तो कहता है इसमें साबित करें कि वर्क जो है वो क्लोज पाथ में ज़ीरो है। मैंने इसको रीड्रा कर लिया, ये देखें इधर A से D, D से B और B से A। अच्छा जी, अब आप सिंपल है, वर्क डन ADBA इज इक्वल टू वर्क डन A टू D प्लस वर्क डन D टू B प्लस वर्क डन B टू A। अब भाई हमारा A से B जाते हुए वर्क आया था बेटा, जो हमने कैलकुलेट किया था -mgh। ठीक है, जब हम ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो अब हम उल्टा काम कर रहे हैं, अब हम नीचे आ रहे हैं B से A की तरफ, नीचे सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, तो नेगेटिव साइन लग जाएगा। पहले -mgh आया था, कहाँ आया था? देखें इधर देखें, ये था ना हमारे पास A से B जो हमने वर्क किया था -mgh। अब हम B से A आ रहे हैं, तो इसको एक और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये पॉजिटिव mgh हो जाएगा। ठीक है, तो देखें वर्क डन A टू D, वही फार्मूला, फोर्स वेट के बराबर mg, डिस्प्लेसमेंट AD, और AD से बेटा वेट कितना एंगल बना रहा है? वेट डाउनवर्ड है, AD से परपेंडिकुलर है, cos 90 प्लस फिर आपके पास फोर्स वेट के बराबर mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है? D से B। अब आप ऊपर जा रहे हैं, वेट डाउनवर्ड है, ये mg को देख लें 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री प्लस mg। अब भाई आप B से A नीचे की तरफ आ रहे हैं, वेट भी नीचे की तरफ है, पैरेलल है,
तो डिस्प्लेसमेंट आप लिखेंगे बी ए, और कॉस पैरेलल, मैंने कहा ना बी वेट आपके पास और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है, बी ए भी डाउनवर्ड है, वेट भी डाउनवर्ड है, तो इस केस में आपके पास कॉस 0 डिग्री आएगा, ठीक है, और कॉस 0 1 होता है। लेकिन जब हम ए से बी जा रहे थे, जैसे कि इस केस में हुआ था, तो हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, ठीक है, तो जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो वेट डाउनवर्ड था, इसलिए 180 आया था। अब हम बी से ए नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर 0 डिग्री आया। तो कॉस 90 पे तो 0 है बेटा, ये फैक्टर तो 0 हो गया। अब ये जो डी से बी है, ये हाइट है h, तो एम जी एच, और कॉस 180 -1, ये बन गया -mgh। इसी तरह बेटा ये जो आपके पास बी से ए है, सारी की सारी ये हाइट है h, तो ये h बन गया, और कॉस 0 पे 1 होता है, तो एक आ गया हमारे पास -mgh, एक आ गया +mgh, कट गए, तो क्या बचा 0। तो हमने देखा जो वर्क है अलॉन्ग अ क्लोज पाथ ADBA वो भी 0 आ रहा है, तो हमने ये बात प्रूव कर दी। If the work done by a force in moving an object between 2 points is independent of path followed, or the work done is a closed path P0, the force is called a conservative force। तो बेटा ये प्रॉपर डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फोर्स की, मार्क कर लें, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, MCQs में, और ये पूरा बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो आप सबसे पहले तो ये डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद बेटा फिर आप यहाँ कंसीडर से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और थ्योरी लिखने के बाद डायग्राम बनाएंगे, फिर जैसे जैसे मैंने डेरिवेशन लिखी है एज इट इज़ आप इसको लिखेंगे बेटा यहाँ तक, ठीक है। फिर है जी आपके पास एज शोन अबव द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेटा अबव डिस्कशन से हमने ये साबित कर दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इसमें जो वर्क हमने कैलकुलेट किया वो क्लोज पाथ पे 0 आ रहा है, और वर्क जो है वो इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड के। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस आर, कौन कौन सी हैं जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिन्हें हम कुलम फोर्सेस कहते हैं, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स हैं। अब बेटा दूसरी तरफ हमारे पास होती हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी हैं? ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस आर नॉट कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है जी। ज़्यादातर जो हमारे पास फोर्सेस हैं वो सारी की सारी क्या हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डेली लाइफ में, रियल लाइफ में, क्योंकि उनमें जो वर्क डन है लॉन्ग क्लोज पाथ वो 0 नहीं होता, या वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड नहीं होता, ठीक है। तो देखें डेफिनेशन मार्क करें, अ फोर्स इज़ नॉन कंजर्वेटिव इफ़ द वर्क डन बाय इट इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स और इन अ क्लोज पाथ डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ मोशन। कहता है कि बेटा कोई फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगी अगर हम 2 पॉइंट्स के दरमियान वर्क डन कैलकुलेट करें, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट हो पाथ ऑफ द मोशन के, ठीक है, यानी कि वो पाथ पर डिपेंड करे, ठीक है। क्लोज पाथ जो है वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द मोशन, और अगर इंडिपेंडेंट था पाथ ऑफ द मोशन के तो वो कौन सी थी हमारे पास? कंजर्वेटिव, ठीक है। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, यानी कि पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता था। बट यहाँ क्या लिखा है? क्लोज पाथ डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ मोशन। किस पे डिपेंड करेगा? पाथ ऑफ द मोशन पर। तो इसकी एग्जांपल है जी, जैसे कि द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, पेपर में MCQ आ सकता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर अ सरफेस, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है जी स्लाइड करता है, कोई बॉडी मूव कर रही है किसी सरफेस पे, द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द मोशन, ठीक है। एक गाड़ी है वो आगे की तरफ जा रही है, तो टायर पे लगने वाली फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट, एंड डज अ नेगेटिव वर्क। क्यों नेगेटिव वर्क होगा? गाड़ी आगे जा रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे कवर हो रहा है, फोर्स कहाँ लग रही है? फ्रिक्शनल, उसके ऑपोजिट। तो ऑपोजिट में तो एंगल 180 होता है और कॉस 180 पे माइनस होता है, ठीक है। तो नेगेटिव वर्क इक्वल टू द मैग्नीट्यूड टू द फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है। तो साथ नेगेटिव आएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड और लेंथ को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वर्क आ जाएगा। थस ग्रेटर अमाउंट ऑफ वर्क इज़ डन ओवर अ लॉन्गर पाथ। तो कहता है अगर कोई लंबा सफ़र है, लंबा रास्ता है, तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा टू अवॉइड दीज फ्रिक्शनल फोर्सेज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। हैंस द वर्क डन ऑन अ चॉइस ऑफ पाथ। तो कहता है जो वर्क है वो डिपेंड्स कर रहा है पाथ पर, तो इसलिए ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। मोर ओवर द टोटल वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज़ नॉट ज़ीरो। कहता है कि जो आपके पास क्लोज पाथ है उसमें जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है बेटा वो 0 नहीं होता, नॉट ज़ीरो को आता है, यानी कि कोई ना कोई वर्क होगा। अदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एयर रेजिस्टेंस, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, नॉर्मल फोर्स एंड प्रोपल्शन फोर्स ऑफ अ रॉकेट। तो ये पेपर में MCQs आ जाते हैं, मार्क कर लेंगे कि आपके पास जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं उनमें एयर रेजिस्टेंस है,
टेंशन इन स्ट्रिंग है बेटा, जिसे हम टी से लिखते हैं। नॉर्मल फोर्स हो गई आपकी, जो कि वेट के अपोजिट होती है, रिएक्शन फोर्स। और प्रोपल्शन फोर्स ऑफ रॉकेट, जो कि रॉकेट की अपथ्रस्ट फोर्स होती है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। स्टिल अगर आपके इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।